मॉर्निंग स्टूडेंट एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं अपवाह। उसमें हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाले प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा। अब आज हम लोग को पढ़ना है झील। कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों जिसे हम लोग हाउस बोट शिकारा कहते हैं, शिकारा से तो आप भली बात परिचय ही होंगे, जहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक और दार्शनिक जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी अन्य झील स्थानों पर भी गए होंगे, जहाँ आपने तैराकी, नौकायान तथा अन्य जल ये खेलों का भी आनंद जरूर उठाया होगा। जरा सोच कर देखिए, अगर नैनीताल, कश्मीर और अन्य पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या वे उतनी ही सुंदर और आकर्षित लगती जितना आज हैं? क्या आपने कभी यह पता लगाने का प्रयास किया है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व होता है? पर्यटकों को आकर्षण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कारणों से भी झील का काफ़ी महत्व है। पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल एकत्रित होता है वहाँ झील। गर्त मतलब जैसे जब ज्वालामुखी एकदम मृत ज्वालामुखी का रूप होता है, यानी उसमें अब कोई सक्रिय कार्य नहीं होता है तो उसमें पानी भर जाता है और वही क्या कहलाता है? झील कहलाता है। इसे गर्त कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहते हैं, जैसे कैस्पियन सागर और मृत और अरल सागर। हमारे देश में अनेक झीलें विद्यमान हैं जो एक दूसरे के आकार और लक्षणों से अलग करती हैं। ज़्यादातर झीलें अस्थायी होती हैं, जबकि कुछ में सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले जो शुष्क क्षेत्रों वाले द्रोणी वाले क्षेत्र हैं या झीलें हैं, जहाँ पर केवल वर्षा ऋतु में क्या होता है, आपके पानी भरा होता है, बाकी शुष्क हो जाता है। यहाँ कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनका निर्माण हिमानी और बर्फ की चादर की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण नदियों द्वारा, वायु द्वारा और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। विसर्प आकार वाली नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। एक बार रोधिका शिफ्ट तटीय क्षेत्रों में लैंगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलकिट झील, कोरलू झील आंध्र प्रदेश में है। अंतर्देशीय भाग वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, जैसे राजस्थान में स्थित सांभर झील जो एक क्षारीय लवणीय झील है और सबसे ज़्यादा नमक निकाला जाता है यहीं से। इस जल का प्रयोग नमक बनाने में किया जाता है, जैसे मैंने बताया। मीठे की अधिकांश झीलें हिमालयी क्षेत्र में है, जो मुख्यतः हिमानी द्वारा, ग्लेशियर द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये तब बनी जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहराई बनाई नहीं, या नदियों द्वारा द्रोणी बनाई गई जो बाद में बर्फ के पिघलने से भर गई और इस क्षेत्रों में शिलाओं अथवा मिट्टी से इनके मार्ग जो हैं वो बंद हो गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की अन्य महत्वपूर्ण झीलों में डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने हेतु भी झील का निर्माण होता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना के, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। क्रियाकलाप में देखते हैं, एटलस की सहायता से प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों के एक सूची बनाना है आप लोगों को। देखिए, झीलें देखिए मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है। नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने के लिए झीलें काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के दौरान यह बाढ़ को रोकती हैं। नदियों का जल झीलों में प्रवेश कर जाता है तथा साथ में सूखे के समय यह जल के बहाव को रोकने में सहायता प्रदान करती हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए झीलों का निर्माण किया जा सकता है। झीलें अपने समीप के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इससे मनोरंजन के साधन भी डेवलप होते हैं। नदियों का आर्थिक महत्व। मानवीय इतिहास में नदियों का बहुत महत्व रहा और प्राचीन काल से रहा। जितने भी सभ्यताएं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिक सभ्यता हो, बेबीलोनियन सभ्यता हो, जितने भी सभ्यताएं हैं सब नदी घाटी के किनारे या नदी घाटियों के बीच में हुई। नदियों का जल का जो मूल स्रोत है वो प्राकृतिक संसाधन है तथा कई मानवीय क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण है।
यही कारण है कि नदियों के तटों ने प्राचीन समय से आदिवासियों यानी उनके पास रहने वाले लोगों को आकर्षित किया है। शुरुआत में नदियों के किनारे गांव का विकास हुआ, कालांतर में ये गांव बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए। अपने राज्य के उन शहरों का नाम सूची बनाए जो नदी किनारे, जैसे आगरा, लखनऊ, पटना, दिल्ली, कलकत्ता शहर, बहुत सारे ऐसे नदी। यदि भारत जैसे देश की अधिक जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर आधारित है, अतः जल, विद्युत, सिंचाई, नौका संचालन, नदी संचालन निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदी प्रदूषण, नदी जल की गुणवत्ता कृषि, घरेलू और उद्योगों की मांग के कारण प्रभावित हुई है। परिणाम स्वरूप नदियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल की निकासी होती है। इसके कारण अब उनका आयतन घट चुका है। दूसरी तरफ जो अप्रकृषित कचरे और उद्योगों का जो गंदा पानी है वो बिना प्रकृषित किए, बिना शुद्ध किए नालों के माध्यम से नदियों में डाल दिया जाता है, जिनके मिलने से न केवल पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब होती है, बल्कि नदी की जो स्वयं की स्वच्छीकरण की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। उदाहरण में दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता था, परंतु बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता और कई नदियों में प्रदूषण का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने की कई कार्य योजनाएं भी शुरू की जा चुकी हैं, जो वर्तमान में चलन में भी हैं। नमामि गंगे इसमें से ही एक खास प्रोजेक्ट है। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजना में विषय में सुना है कि नदी में प्रदूषित जल द्वारा हमारा स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विषय संभव हो पाएगा? इस विषय में चर्चा कीजिए। कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नदी गंगा कार्य के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में शुरू किया गया और इसे 31 मार्च 2000 में बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्य समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की और गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिया। इस योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया था। बच्चों, विस्तृत राष्ट्रीय नदी का योजना अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहरों में सम्मिलित है। इस कार्य योजना के अंतर्गत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य हो रहा है। जिसे मैंने बताया नमामि गंगे, जब मोदी आए तो इसको शुरू किया। प्रदूषण को कम करने के लिए 215 योजनाएं स्वीकृति दी गई है। अभी तक योजना इस कार्य के लिए पूरी तरह कर चुकी हैं। इसमें लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा बदलकर शुद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये चैप्टर आपका ख़त्म है। ये महत्वपूर्ण जो शब्दावली है इसको आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे।